नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में रासो साहित्य बढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या बढ़ रहे थे? रासो साहित्य। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपने पढ़ रहे थे आदिकाल, और आदिकाल के अंदर अपने क्या पढ़ रहे थे? रासो साहित्य। क्या पढ़ रहे थे? रासो साहित्य पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रासो साहित्य। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को इनको पढ़ के आए। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जो कि जो आज करवाने वाला हूं वहां तक आप पहुंच सको। देखो, पृथ्वीराज रासो के बारे में लिखा किसने था? चंद बरदाई ने। मैं थोड़ी डिटेल संक्षिप्त में बताऊंगा, डिटेल इसकी अपने कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको किसी ने तो अप्रामाणिक माना, किसी ने प्रामाणिक माना, किसी ने अर्ध प्रामाणिक माना, और किसी ने एक नरोत्तम स्वामी। इनके अनुसार चले। किसने क्या कहा इसके बारे में चर्चा की थी अपनों ने, ठीक है। जैसे अप्रमाणित में मैं लिख देता हूं वुलर का नाम, प्रमाणित में ग्रियर्सन हो गया, कर्नल टोड हो गया, ठीक है। और इसमें अगर लिखूं तो रामचंद्र शुक्ल हो गए, श्यामल दास हो गए, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, ठीक है। अर्ध प्रमाणित में प्रसिद्ध नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। इनके बारे में चर्चा कर चुका हूं। मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं कि एक बार जो आज करवाना है वहां तक आप पहुंच सको। नरोत्तम स्वामी ने मुक्तक माना इसको, मुक्तक काव्य के रूप में इनकी ये प्रसिद्धि है, पर इसका समर्थन किसी ने नहीं किया था। समर्थन किसी ने नहीं किया। उसके बाद में अपने पढ़े थे संस्करण। क्या पढ़े थे? वर्ग पढ़े थे, सॉरी, क्या पढ़े थे? वर्ग। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, ये पढ़ चुके हैं अपने। उसके बाद में अपने पढ़े थे संस्करण के बारे में। संस्करण के अगर बारे में बात करूं तो कितने माने थे? व्रत, मध्यम, ठीक, लघु, सम, ये माने थे चार। ये चार माने थे। और उसके बाद में जैसे इसका जो संग्रहालय बड़ा है वो नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा? नागरिक प्रचारिणी सभा। मध्य में अबोहर और बीकानेर। लघु कहाँ है? बीकानेर अनूप संग्रहालय में, ठीक है। और ये अगरचंद नाहटा के द्वारा, ठीक है। इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। उसके बाद में कुछ तर्क दिए थे। क्या दिए थे? तर्क। क्या दिए थे? तर्क दिए थे कि किसने प्रमाणित किस आधार पर माना, किसने किस आधार पर अप्रमाणित माना। उसके भी अपने क्या दे चुके हैं? तर्क दे चुके हैं, ठीक है। प्रमाणित और अप्रमाणित किसके आधार पर बांटा था? इतिहास के आधार पर। किसके आधार पर बांटा? इतिहास के आधार पर बांटा था। किसके आधार पर बांटा? इतिहास के आधार पर। इसके पीछे सबसे बड़े कारण था कि कुछ चीजें तो इतिहास से मेल खाती थी और कुछ चीजें इतिहास से मेल नहीं खा रही। सबसे बड़ा यही दुविधा थी, प्रमाणित और अप्रमाणित माने। उन्होंने अलग अलग तर्क दिए कि प्रमाणित क्या है और अप्रमाणित क्यों है। इसके बारे में भी क्या दिए थे? तर्क दिए थे। किसके आधार पर? इतिहास के आधार पर। तो इसके बारे में अपने पीछे क्लास में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे खुमान रासो। ये मैं इसलिए करवाया कि ये आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए,
और आज जो मैं करवाना चाहता हूं उसलिए मैं यहाँ पास। करवाने को मैं सीधा खुमान रासो भी करवा सकता था, पर मैं सोचता हूँ पिछला वाला आपका एक बार रिवीजन हो जाए तो वो चीजें आपको फिर एक बार रिवीजन के तौर पर आ जाए, जिससे आपको थोड़ा बहुत पता लग जाए भी पीछे हमने पढ़ा क्या था। तो कई बार ये होता है कि अपना वीडियो देख के छोड़ देते हैं, उसके बाद जो अगली वीडियो आती है उसको देख लें, पिछले का कोई लेना देना ही नहीं। तो इसलिए आप थोड़ा, मैं रिवीजन का एक बार इसको ढंग से आप और पढ़ लेना, जिससे क्या है कि ये चीजें आपकी क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। अब अपने बात करते हैं आगे किसके बारे में, खुमान रासो के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे, खुमान रासो के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे, खुमान रासो के बारे में। देखते हैं खुमान रासो किसके बारे में चर्चा करेंगे, खुमान रासो, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लिखा किसने था, दलपत विजय ने। दलपत विजय ने लिखा किसने था, दलपत विजय ने। खुमान रासो लिखा किसने, दलपत विजय। यहां तक बात क्लियर। कई बार ये सीधा प्रश्न ही पूछ लिया जाता है, खुमान रासो रचना किसकी है, तो किसकी है, दलपत विजय की है। अब बात करते हैं इसका जो संबंध है राजस्थान से। अब लिखते हैं राजस्थान से संबंध कहां से है, मेवाड़ से। कहां से है, मेवाड़ से। ये भी पूछा जा चुका है कि जो खुमान रासो है, दलपत विजय द्वारा जो रचना लिखी गई है, वो राजस्थान के कहां से संबंधित है, मारवाड़, मेवाड़ या ढूंढाड़ या एक और दे देगा। तो किससे संबंधित है खुमान रासो, मेवाड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है ये, खुमान से। अब जो खुमान रासो है ये प्रथम है या द्वितीय है, ये भी ध्यान रखना है। खुमान जो है, खुमान राजा द्वितीय की रचना है, ये द्वितीय की रचना। आप ये लिख सकते, कथा है, कहानी है। किसकी है, खुमान राजा द्वितीय की है, प्रथम की नहीं है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। वो प्रथम दे देगा, द्वितीय दे देगा, कोई और लगा के दे देगा। इसका भी आप ध्यान रखना, खुमान राजा द्वितीय की रचना कथा ही है, कहानी है। खुमान रासो के अंदर प्रथम की रचना नहीं है। प्रथम और द्वितीय कई बार वो लगा के दे देता है, इसका थोड़ा आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं मेन हेड। साहित्य के हेड कौन माने जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये रचना कब की मानते हैं कि खुमान रासो जो रचना है वो ये कब की मान रहे हैं, 9वीं सदी की। कौन सी सदी, 9वीं सदी। 9वीं सदी। इन्होंने इस रचना का काल कब माना, 9वीं शताब्दी या सदी में माना। पर इसका जो रचना काल है वो संदिग्ध है, किसी को परफेक्ट पता नहीं है ये रचना लिखी कब गई थी। बात समझ में आई। तो इसकी रचना, खुमान रासो रचना, रासो रचना संदिग्ध है। क्या है, संदिग्ध है। कैसी रचना है, संदिग्ध। इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। क्या है, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। किसी ने इसका परफेक्ट नहीं बताया बिहार इस सन के अंदर या इस शताब्दी के अंदर ये रचना लिखी गई। अब बात करते हैं इसके बारे में कि किसने क्या माना। अगर देखो, क्योंकि अगर इस बंदे पर किसी ने कटाक्ष किया है तो वो एक ही है, क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर रामचंद्र शुक्ल की किसी चीज पर कटाक्ष किया है तो वो किसने किया है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम तो परफेक्ट ही है, तुक्का भी लगाओ तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर ही लगाना भी। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कोई पंक्ति हो, कोई रचना हो, उस पर अगर किसी ने आलोचना की है तो करने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। अगर तुक्का भी लगाना पड़ जाए ना तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही लगाना, 100 में से 90% सही हो जाएगा। अब इसमें क्या थे? मोतीलाल मनेरिया, मोतीलाल मनेरिया। कौन? मोतीलाल मनेरिया। अगरचंद नहाटा, अगरचंद चाहे नहाटा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। चाहे द्विवेदी है, द्विवेदी हो गए। तो कौन कौन हो गए? देखो, मोतीलाल मनेरिया है, अगरचंद नाटा है, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इन्होंने इनकी जो रचना की शताब्दी 18वीं शताब्दी मानी, 18वीं सदी। क्या माना? इन्होंने इस रचना काल, चाहे मोतीलाल मनेरिया है, अगरचंद नाटा है, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने कब माना? 18वीं शताब्दी में माना। कब की मानते हैं ये? 18वीं शताब्दी की रचना मानते। अब बात करते हैं आगे। तो देखो, दलपत विजय राजस्थान में संबंध मेवाड़ से, कुमार राज द्वितीय का नहीं आनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 9वीं शताब्दी, कुमार सुसंदिग्ध है। मोतीलाल मनेरिया, अगरचंद नाटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी शताब्दी माना? 18वीं शताब्दी माना। कौन सी शताब्दी? 18वीं शताब्दी मानो। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, चाहे मोतीलाल मनेरिया है, चाहे अगरचंद नाटा है, उन्होंने 18वीं शताब्दी बता दिया। अब क्या है कि मोतीलाल मनेरिया ने के अनुसार ये ग्रंथ 17वीं शताब्दी के राजा, मोतीलाल मनेरिया ने क्या तर्क दिया? देखो, कि मोतीलाल मनेरिया ये कहते हैं कि मोतीलाल मनेरिया के कहने का मतलब है कि इस ग्रंथ से पहले 17वीं सदी में राजा राज सिंह का वर्णन मिलता है कि 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में चित्तौड़ के राजा राज सिंह, किसका? राज सिंह के राजा राज सिंह का वर्णन मिलता है। वर्णन मिलता है कौन सी? 17वीं शताब्दी में मिलता है। मोतीलाल मनेरिया के अनुसार इस ग्रंथ की जो रचना हुई वो 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ के राजा राज सिंह के वर्णन के बाद में हुई। किसके? इसके बाद। कि मोतीलाल मनेरिया ने यह बात कही कि इसका जो वर्णन है वो इस रचना के बाद में हुआ है, इसलिए कौन सी शताब्दी मानी थी? 18वीं शताब्दी मानी थी। कुमार। अब अगरचंद नाटा क्या कहते हैं इसके बारे में? अगरचंद नाटा ये क्या कहते हैं? देखो, अगरचंद नाटा ने कहा कि दलपत जो विजय नाम का क्या था, एक जैन साधु था, कि दलपत विजय, दलपत जो विजय है, विजय एक जैन साधु था। जैन साधु था। क्या था? एक जैन साधु था। क्या था? एक जैन साधु था। अब बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर
नगेंद्र। किसके बारे में रचना करेंगे, चर्चा करेंगे? नगेंद्र कहते हैं कि 9वीं शताब्दी की मानी ये रचना। मूल ग्रंथ कब है? मूल ग्रंथ माना जाता है 9वीं शताब्दी का। तो कौन सी शताब्दी माना नगेंद्र ने? 9वीं शताब्दी माना। कब का माना? 9वीं शताब्दी का माना है। शेष पद नगेंद्र ने कब माना? 9वीं शताब्दी में माना। कुमार रासो की जो प्रतियां वो पूना संग्रहालय में है। कुमार रासो की प्रतियां, प्रति पूना संग्रहालय कहां पे है? पूना संग्रहालय में। कहां पे बड़ी है? पूना संग्रहालय के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। में सुरक्षित है। कहां पे बड़ी है? पूना संग्रहालय। कहां पे बड़ी है? पूना संग्रहालय। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि कुमार रासो की प्रतियां किस संग्रहालय में है, तो कहां पर है? पूना संग्रहालय के अंदर है, सुरक्षित है। कहने का मतलब आज भी वह रचना पड़ी है। और 500 छंदों में रचना है ये। कितने? 5000 छंदों, 5000 छंदों में रचना की गई है। कितने? 5000 छंदों में क्या की गई है? इसकी रचना की गई है। इसमें राजाओं के युद्ध, राजाओं के युद्ध क्या किए गए? राजाओं के चाहे युद्ध का चित्रण है, विवाह है, विवाह हो गया, ठीक है, षड ऋतु का वर्णन, षड ऋतु का वर्णन, षड ऋतु का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ये चीजें इसके अंतर्गत बताई गई। तो देखो, मोतीलाल मनेरिया ने क्या बताया कि 17वीं शताब्दी में चित्तौड़ के राजा राज सिंह का वर्णन मिलता है। अगरचंद राठा ने दलपति विजय को एक जैन साधु के रूप में बताया। डॉक्टर नगेंद्र ने मूल ग्रंथ 9वीं शताब्दी में माना। कुमार रासो की प्रतियां कहां पड़ी हैं? प्रतियां पूना संग्रहालय में सुरक्षित हैं। कितने छंद है? 5000। और इसमें राजाओं के युद्ध का वर्णन है, विवाह है, और षड ऋतु का वर्णन है किया गया। बात समझ में? अब बात करते हैं आगे। आगे देखो, कुमार रासो, अब क्या है कुमार रासो? कुमार रासो की दिक्कत क्या है? अब आगे इसमें क्या किया गया है कि इसमें क्या किया गया? चित्रण किया गया। इसमें अलमामू के युद्ध का वर्णन किया गया। अलमामू के का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? युद्ध का वर्णन किया गया है। अलमामू के युद्ध का भी वर्णन किया गया है। यद्यपि ये वीर रस में है। रस कौन सा है? वीर, वीर रस। लिखा किसमें गया? वीर रस में लिखा गया। किसमें लिखा गया? वीर रस में लिखा गया है। और भाषा कौन सी है? राजस्थानी। भाषा कौन सी है? राजस्थानी।
क्या है? राजस्थानी। भाषा की अगर बात करूं तो क्या है? और इसमें वीर के साथ साथ श्रृंगार भी है, श्रृंगार रस। इसका श्रृंगार रस का भी वर्णन मिलता है। तो ये किसके बारे में हुआ? ये चीजें हुई थी खुमान रसों के बारे में। किसके बारे में? खुमान रसों के बारे में। किसके बारे में? खुमान रसों के बारे में। अब अगला अपने देखेंगे बिसलदेव रसो। कौन से ग्रंथ की रचना के बारे में देखेंगे? अब देखते हैं अपनी रचना बिसलदेव रासु। किसके बारे में? बिसलदेव रासु। किसके बारे में देखेंगे? बिसलदेव रासो के बारे। किसने लिखा? नरपति नालय ने। बिसलदेव रासो किसकी है? नरपति नालय की रचना। बिसलदेव रासो रचना किसकी है? नरपति नालय की रचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसकी बात करेंगे? रामचंद्र शुक्ल। किसके बारे में चर्चा करेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में क्या कहा? वीरगति रूप में अपनी पुरानी पुस्तक बिसलदेव रासो है कि वीरगति के रूप में, वीरगति के रूप में, वीर गति के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक, सबसे पुरानी पुस्तक, सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? बिसलदेव रासो बताइए। बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो, रासो को बताया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इस ग्रंथ की रचना कब मानी गई? रचना काल। क्या? रचना काल 1212 ध्यान में रख लेना। 1212 विक्रमी संवत में मानी जाती है। विक्रमी संवत या 12वीं शताब्दी। बात समझ में आई? कौन सी शताब्दी? 12वीं शताब्दी। अजमेर के राजा, ये कहां की रचना है? अजमेर। अजमेर के राजा, अजमेर के राजा बिसलदेव तथा बिसलदेव तथा मालवा के राजा भोज, बिसलदेव, बिसलदेव राजा बिसलदेव तथा मालवा की भोज परमार की पुत्री, भोज परमार की पुत्री की, भोज परमार की जो पुत्री थी राजमती की कथा है। अजमेर के राजा बिसलदेव तथा मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती की क्या है? कथा। अब ये बिसलदेव था कौन? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। बिसलदेव किसे कहा गया? विग्रहराज चतुर्थ को कहा गया।
अपने भेव को बहुत अभिमान था, और अपने भेव पर क्या था, बहुत अभिमान था इन्हें। भेव पर बड़ा अभिमान था। क्या था? बड़ा अभिमान था। क्या था? बड़ा अभिमान था। द्वितीय खंड में अब यहां तक हो गया। अब बात करते हैं आगे। देखो, लिखा किसने? नरपति नाला ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गति की सबसे पुरानी पुस्तक बताई। रचना काल 1212। अजमेर के राजा बिसलदेव तथा मालवा की भोज परमार की पुत्री राजमती की कथा है। बिसलदेव कौन थे? विग्रह राज चतुर्थ को कहा गया, जो अपने भेव थे और बड़ा अभिमान था। अब बात करते हैं आगे। आगे चर्चा करते हैं बिसलदेव के बारे में। इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे अपने। अब देखो, अब द्वितीय खंड में क्या होता है? कौन सा खंड? द्वितीय खंड के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे? द्वितीय खंड के बारे में अपने चर्चा करते हैं कि राजमती के व्यंग्य रूप से रुष्ट होकर, राजमती के व्यंग्य से रुष्ट होकर, क्या होकर? रुष्ट होकर, रुष्ट होकर, क्या होकर? रुष्ट होकर राजा उड़ीसा चला जाता है। राजा उड़ीसा चला जाता है। कहां चला जाता है? उड़ीसा चला जाता है। कहां चला जाता है? उड़ीसा चला जाता है। द्वितीय राजमती के जो व्यंग्य, क्या है? व्यंग्य कर देती है, जिससे क्या है, राजा कहां चला जाता है? उड़ीसा चला जाता है। और एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? एक वर्ष के बाद में, कितने कि एक वर्ष के बाद राजा उड़ीसा के राजा यहां नौकरी करता है। उड़ीसा में क्या करता है? में नौकरी करता है। क्या करता है? उड़ीसा में नौकरी करता है। कितने वर्ष नौकरी करता है? एक वर्ष क्या करता है राजा? नौकरी करता है। और राजमती विरह वेदना, राजमती की विरह वेदना, विरह वेदना का व्यंग्य पूर्ण वर्णन किया। क्या किया? व्यंग्य पूर्ण क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। बात समझे? और जो चौथा खंड है, महत्वपूर्ण बताएंगे, चतुर्थ खंड। चतुर्थ खंड में क्या बताया गया? देखो कि दोनों का पुनर्मिलन की कथा है। पुनर्मिलन की कथा है। ये प्रश्न पूछा गया है कि राजमती और बिसलदेव का पुनर्मिलन कौन से खंड में हुआ था? चतुर्थ खंड में बताया गया। कौन से खंड में बताया गया है? चतुर्थ खंड में बताया गया है। और बिसलदेव रासों में 128 छंद हैं। बिसलदेव रासों में कितने हैं? 128 छंद हैं। कितने? 128 छंद हैं। कितने हैं? 128 छंद हैं।
कितने छंद हैं? 128 छंद है। बात समझे? और ये विरह रूप काव्य है। विरह, विरह काव्य कैसा काव्य है? ये विरह काव्य है। कैसा काव्य है? विरह काव्य माना जाता है। मुक्तक काव्य भी है ये। कैसा काव्य माना जाता है? मुक्तक, मुक्तक काव्य है ये। कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य माना जाता है। कैसा काव्य माना जाता है? मुक्तक काव्य। और स्त्री रसायन भी कहा गया है, कवियों ने इसे स्त्री रसायन, स्त्री रसायन काव्य। कौन सा है? बीसलदेव रासो माना जाता है। कौन सा माना जाता है? बीसलदेव रासो माना जाता है। कि नारी विग्रह का वर्णन किया गया है। स्त्री रसायन क्यों माना गया? इसमें नारी विरह का वर्णन किया गया है। किया गया है। क्या किया गया है? नारी विरह का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। आई बात समझ? यहां तक क्लियर हुआ? अब बात करते हैं बिछलदेव रासो के बारे में आगे। इसमें अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा है। अगर मैं भाषा की बात करूं, अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा, क्या है? भाषा कौन सी है? अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी क्या है? भाषा मानी गई। क्या मानी गई है? अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा मानी गई है। बात समझ में? मोतीलाल मनेरिया ने, अगर बात करूं मोतीलाल मनेरिया, अगर बात करूं मोतीलाल मनेरिया, तो उन्होंने 16वीं सदी का ग्रंथ होता है। कौन सी सदी का? 16वीं। मोतीलाल मनेरिया ने कब से रचना मानी है? 16वीं सदी की रचना मानी। हिंदी का प्रथम, यह महत्वपूर्ण है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, पहले लगा देता हूं मैं। प्रथम 12 मासा का वर्णन किसमें मिलता है? प्रथम 12 भाषा का वर्णन बीसलदेव रासो में, बीसलदेव रासो में मिलता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रख लेना इसका। प्रथम 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया? तो कौन सा ग्रंथ था? बीसलदेव रासो ग्रंथ था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है कि प्रथम 12 भाषा का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया था? बीसलदेव रासो में किया गया था। तो देखो कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है। द्वितीय खंड में राजमती के व्यंग्य होकर उड़ीसा चला जाता है। 1 वर्ष के तक उड़ीसा में क्या करता है? नौकरी। राजमती के विरह का वर्णन। चतुर्थ खंड में क्या होता है? इनका पुनर्मिलन हो जाता है। छंद कितने हैं? 128। कैसा काव्य है? विरह काव्य। मोतीलाल मनेरिया ने कब माना? 16वीं सदी में। और प्रथम 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया? किसमें किया गया? बीसलदेव रासो में किया गया। लिखा किसने था? नरपति नाल ने। कब? 1212 में। कौन सी शताब्दी? 12वीं शताब्दी। ये जो बिसलदेव है कौन सा है? विग्रह राज चतुर्थ। कौन सा? विग्रह राज चतुर्थ का वर्णन किया गया है। ठीक है। और किसके? राजमती के, इसका जो वर्णन है किया गया है। तो ये कौन सा ग्रंथ के बारे में चर्चा की? बिसलदेव रासो के बारे में अपने चर्चा की। तो देखो आज हमने 2 ग्रंथों के बारे में चर्चा की। खुमान रासो के बारे में चर्चा की। सबसे पहले खुमान रासो में क्या था कि खुमान रासो कहाँ की रचना है? मेवाड़ की रचना। लिखी किसने? दलपत विजय ने लिखी थी। अलग अलग उपयुक्तों ने माना, किसी ने 18वीं शताब्दी, किसी ने 9वीं शताब्दी माना।
ठीक है। किसी ने जैन साधु के रूप में कहा, कोई मूल ग्रंथ 9वीं शताब्दी बताता है, ठीक है। कुमारनाशों की जो प्रति है वो कहाँ पड़ी है, पूना संग्रहालय में पड़ी है। ये प्रश्न आ चुका है। इसमें युद्ध है, विवाह है, षड ऋतु का वर्णन किया गया। विशलदेव रासो के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। और अब हम कल इसके अन्य जो ग्रंथ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।